Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन डिस्कशन क्लासेज। आप जैसा कि जानते हैं एनटीए के द्वारा बहुत सारा सेट प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सक्सेसफुली बहुत अच्छे मार्क्स ला करके सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चे को यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन में परेशानियां हो रही है, तो इस परेशानी को देखते हुए गोल इंस्टीट्यूट ने पूरे इंडिया में लगता है कभी सबसे फर्स्ट टाइम गोल इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही ज्यादा साहसपूर्ण कदम उठाया है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट के हित में एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है गोल इंस्टीट्यूट के द्वारा। वो ये है कि एनटीए के द्वारा जो दिए हुए सेट के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचे, ठीक है। बहुत सारे डिजिटल माध्यम से हम लोग आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप हर एक जितने भी सेट का आएगा आपको प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आएगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से देखेंगे और देखने के बाद आप उसमें से कुछ सीखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे सारे टीचर लोग कि आपको इस क्वेश्चन जो पूछा गया है एनटीए के द्वारा, इसके अलावा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ और मैं आपको एक्स्ट्रा हेल्प कर दूं इसमें, ठीक है। जिसके कारण कि जो आने वाले एग्जामिनेशन है नीट का, उसमें इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे हैं, शानदार हैं और एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है नीट में और उससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोग इसको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो आज डिस्कस करने वाला हूं अपने लेक्चर में वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। और सेट 1 ये जो एनटीए के द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन है उसका सेट 1 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे ये 4th नंबर क्वेश्चन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है जो कि नोमेनक्लेचर का है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते हो कि ये है एमाइड। क्या है? एमाइड। और ये क्या है? एल्डिहाइड। आप जानते हो सबसे पहले कि एमाइड और एल्डिहाइड में प्रायोरिटी किसका ज्यादा होता है? एमाइड का होता है, ठीक है। इस बात को आप जानते हो। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें तो प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा इसमें जो दिया हुआ है एमाइड का प्रायोरिटी जो होता है वो एल्डिहाइड से ज्यादा है। ये सब प्रायोरिटी आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ये भी जानते हो कि एमाइड जब सबसे सीनियर है और ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कि कार्बन एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो जानते हो कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमाइड हो गया, ईस्टर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तो उसमें नंबरिंग उसी कार्बन से करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, उसके बाद 4 5 एंड 6, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए इसमें जो है ये 6 पे एक O है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सो बोलेंगे, ठीक है। और 2 पे एक मिथाइल है, ओके। तो सबसे पहले यहां पे M आएगा, उसके बाद O आएगा, तो इसमें हम लोग सबस्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे। तो सबस्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मिथाइल, ओके। और 2 मिथाइल लिखने के बाद यहां पे अब हम लोग क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे 6 ऑक्सो, ठीक है। तो 6 ऑक्सो। उसके बाद देखेंगे तो कितने कार्बन का पैरेंट चेन है? आप कहेंगे यहां पे ओवरऑल पैरेंट चेन जो है वो 6 कार्बन का है। तो 6 कार्बन का है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे, ओके। हेक्स लिखने के बाद आप इसमें देखिए पैरेंट चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, यानी कि एल्कीन भी है। वो किस कार्बन पे है? 3 and 4 पे है, तो उसका लोएस्ट नंबर क्या आएगा? 3। तो लोएस्ट नंबर आप लिख देंगे। इसके बाद तो आप लिखेंगे इसका लोएस्ट नंबर कितना? 3। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? इन। देखो अब ENE नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे जो इसका होगा लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? सफिक्स। क्या होता है? एमाइड। एमाइड होता है इसका सफिक्स। तो आप ए से पहले ई को एलिमिनेट करके और सिंपल इसको हम लोग लिख देते हैं 3 इनामाइड, AMIDE। अब देखिए जब कोई आपको ऐसा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है जिसमें कि कार्बन एज ए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, तो वहां पे 1 लिखना जरूरी नहीं है। यहां पे कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग 3 in 1 एमाइड, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो सिंपल तरीका है, इसको हम लोग लिखेंगे 2 मिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स
3 समझ के बातों को, बहुत ही आसान है। तो इसके लिए इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है नीट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको। देखिए आसान क्वेश्चन बनाइए या फिर बहुत डिफिकल्ट बनाइए, मार्क्स उतना ही आने वाला है। तो एनसीईआरटी से जो प्रायोरिटी का ऑर्डर है, या फिर आप अपने जहां भी पढ़ाई किए होंगे आपको कॉपी में लिखाया गया होगा प्रायोरिटी का ऑर्डर, उस प्रायोरिटी को याद रखिए। आप 10-20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, बात खत्म हो जाता है, ठीक है। एक्सेस इसमें ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत कुछ नहीं पड़ती है। बहुत आसान क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से आया हुआ है और ये आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्कीन आइसोमर्स, सिर्फ आपको क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्कीन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर एन एल्कीन विथ for an alkene with molecular formula C4H8 is। अब फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8। आप जैसा कि जानते हो IHD निकालना, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी, आप निकालते हो इसको IHD का वैल्यू। तो IHD का वैल्यू जब आप निकालते हो तो इसमें क्या करते हो, आप इसमें पहले कोरोस्पोंडिंग एल्केन के मुताबिक हाइड्रोजन का नंबर, तो कोरोस्पोंडिंग एल्केन इसमें देखो कार्बन है 4, तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, यानी कि आप देखोगे तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो कहते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन कोरोस्पोंडिंग एल्केन, तो कोरोस्पोंडिंग एल्केन के लिए यहां पे आप 4 पुट करो, कार्बन यहां पे 4 है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और उसके बाद यहां पे कितना है +2 भी है, तो 8 + 2 यानी कितना कहोगे 10, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन इन फॉर्मूला कितना दिया हुआ है 8, तो 10 - 8/2 यानी कि आप देख सकते हो IHD का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहां पे सिर्फ 1 आ रहा है। तो जब IHD का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि इस फॉर्मूला से सिर्फ 1 पाई बॉन्ड बन सकता है। ये हमको क्लियर हो गया। अब देखिए जब हमको ये पता चल गया कि एक ही यहां पे बन सकता है, तो इसमें कहां पे स्टूडेंट गलती किया है वो मुझे पता है, देखिएगा। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत सक्सेसफुल एकदम सही बनाया है। तो इसका अगर हम लोग सबसे फर्स्ट अगर आइसोमर्स लिखना चाहें, तो सबसे फर्स्ट आइसोमर्स आप काउंट कर लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन को, यही होने वाला है। ओके, 1 2 3 4 कार्बन हो गया, उसके बाद 3 + 2 5 + 2 7 1 8 हाइड्रोजन हो गया, सिंपल है। ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 1-ब्यूटीन, यही तो आप कहते हैं। उसके बाद देखिए इसका जो सेकेंड हम लोग यहां पे ले सकते हैं, वो सेकेंड एग्जाम्पल इसका कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि इसका अगर आप लोग ले लीजिए पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स कैसे लीजिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। लेकिन एक बात जानते हो, इसके केस में अब क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, क्योंकि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अबाउट 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, यहां भी 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल, इसका मतलब है कि यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो ज्योमेट्रिकल जब पॉसिबल है, तो ऐसा जब कभी भी एल्कीन का आइसोमर्स पूछा जाए और अगर आपको यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होता है, तो आप उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बिल्कुल काउंट करिए, ठीक है। तो इसके केस में हम लोग क्या कहने वाले हैं, इसको कहेंगे सिस 2-ब्यूटीन। अब इसी में ये और ये एक दूसरे का हो गया पोजिशनल, ठीक है। लेकिन अब यहां पे इसका एक और बन सकता है, एक और क्या बनेगा, इसका ट्रांस बनेगा। उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, CH3 एंड CH3 एंड H एंड H। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस 2-ब्यूटीन कहते हैं, ठीक है। ये तो सिस 2-ब्यूटीन ट्रांस 2-ब्यूटीन। एक और बन सकता है, वो देखिए क्या बन सकता है, इसमें अगर हम लोग ब्रांचिंग कर दें, ठीक है, यानी कि चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स कैसा बनेगा, CH3 और इसके बाद CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2। आप देख सकते हो इस प्रकार से भी हम लोग बना सकते हैं, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपीन कह सकते हैं इसको हम लोग, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता है। तो टोटल जो यहां से बनेगा इसमें, वो बनेगा कितना, टोटल इसमें जो एल्कीन बनेगा वो बनेगा 4, है ना, सिंपल। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछने लायक क्वेश्चन है। आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन पे अप्रोच लेना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, वो आपको जो 9th नंबर यहां से दिया हुआ है, तो 9th नंबर में क्या कह रहा है
कि द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च टू गिव एल्कोहल, कि फर्मेंटेशन किसका करना है, स्टार्च का, कहां ले जाना है, एल्कोहल में, ठीक है। अकर्स मेनली विद द हेल्प ऑफ, आप लोग पढ़े हैं बायोलॉजी में इसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, फर्मेंटेशन आपको पढ़ाया गया होगा। तो जब भी हमको यहां पे स्टार्च से कहां पे ले जाना है, एल्कोहल में, तो जब फर्मेंटेशन करना होता है तो स्टार्च से अल्कोहल में ले जाने के लिए हमको क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, ठीक है, जो कि आप लोग पढ़ते हो इसमें बहुत सारा, बायोकेमिस्ट्री में भी, या फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको बायोलॉजी में भी। तो इसको हम लोग कहते हैं कि स्टार्च का जब फर्मेंटेशन करके हम लोग को ले जाना है अल्कोहल, तो यहां एयर नहीं होगा, O2 या CO2 नहीं, एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो एंजाइम के हेल्प से इसको हम लोग फर्मेंटेशन करके कहां ले जाएंगे, एल्कोहल में। सिंपल सा क्वेश्चन है इसको, ठीक है। अब देखिए एक 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। वो दे रहा है कि 2-फिनाइल प्रोपीन ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स, कि 2-फिनाइल प्रोपीन का अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे सेट 1 का दिया हुआ है, वो ये कि CH3 और यहां पे PH है, डबल बॉन्ड CH2, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब क्या करना है ना, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है। तो सबसे पहले इसमें कैटलिस्ट का काम जो एसिड कर रहा है उसके H+ को पिक कर लेता है ये एल्कीन, ओके, जो कैटलिस्ट के रूप में एसिड है उसके H+ को, और बनाता है, ध्यान रखिएगा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस में जो बनता है वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जब आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहां ये बन जाएगा कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। और कार्बोकैटायन बनने के बाद ये जो अब वाटर है वो यहां पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा तो अब कुछ इस प्रकार का कंडीशन इसमें आने वाला है, ओके। अब फिर देखिए, जो आपको कैटलिस्ट के रूप में H+ मिला था, जो H+ आपने लिया था, उस H+ को फिर से यहां पे लौटाना पड़ता है। तो H+ को आप यहां पे बाहर करिए, और H+ को बाहर करने के बाद आप देखिए तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन करता है। यहां पे इसका हम लोग नाम लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया, ओके। इसका हम लोग नाम क्या लिख सकते हैं, इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 1 2 3, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं 2-फिनाइल, उसके बाद प्रोपेन 2-ऑल, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 2-फिनाइल 2-प्रोपेनॉल, यानी कि 2 को इधर रख देंगे, अब प्रोपेनॉल को जोड़ सकते हैं, वो भी लिखा जा सकता है। तो जब कभी भी देखिए एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा यहां पे बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ओके। इसको यहां पे कुछ और क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूं जो कि नीट में पूछा जा सकता है। तो जब इसमें ये क्वेश्चन पूछा है तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और क्वेश्चन अपनी तरफ से देता हूं, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर ये हम लोगों को क्वेश्चन एक दिया कि CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, और इसके केस में यहां पे दे दिया H3O+, ये दे दिया, आप समझ सकते हो सबसे पहले ये क्या देगा, H+, और ये H+ देने के बाद ये जो बनाने वाला है ये CH3 एंड इसके बाद CH एंड पॉजिटिव चार्ज एंड CH3, ये पहले बनने वाला है, ओके। H+ यहां जाएगा, बनेगा कार्बोकैटायन। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो कार्बोकैटायन बना हुआ है ये 2 डिग्री है, तो अब हमको यहां से क्या करना चाहिए, इसके केस में हमको करना चाहिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। और जैसे ही आपने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद जो कंडीशन बनने वाला है स्टूडेंट, वो आप देखिए, वो ये बनेगा, ये कार्बोकैटायन लेस स्टेबल यहां है, ये कार्बोकैटायन मोर स्टेबल हुआ। अब इसमें हाइड्रोलिसिस कर देंगे, डायरेक्ट में एक स्टेप में लिख देता हूं, H+ निकाल देता हूं, यहीं पे बात समझ सकते हो आप। तो जब कभी भी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस आप लोगों को पूछा जाए तो सावधानी से एकदम से ध्यान दीजिएगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कीजिएगा, और अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो आप वहां रीअरेंजमेंट भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके। अब इसी में आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ये सब क्वेश्चन को आप कलेक्ट कर लीजिए, ठीक ना। बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता
सकता भी है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब H3O+ है, बात समझ रहे हो। तो अब क्या होगा, ये सब क्वेश्चन ना मास्टर क्वेश्चन है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो ये H+ पिक करेगा पहले, और ये H+ यहां जाएगा, और ये H+ यहां जाने के बाद बनाएगा कार्बोकैटायन, ओके। और फिर यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मिथाइल शिफ्टिंग। समझिए, जैसे इसका मैकेनिज्म बताया था ना, बिल्कुल उसी प्रकार से, सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, और इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगा। पहले H+ यहां जाएगा, फिर मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे, यहां पे कार्बोकैटायन आएगा, और वाटर का जो अटैक होगा वो इस कार्बन पे होगा एक्चुअल में, और इसमें जो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने वाला है बच्चों, वो ये होने वाला है, ठीक है। ये बनेगा एक्चुअल मेजर प्रोडक्ट। कैसे होगा, बात समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। अब देखिए, यहीं पे मैं आपको कुछ और बातों को डिस्कस ही कर देता हूं, बहुत आसान है। इससे से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, वो भी हाइड्रोलिसिस से ही संबंधित है थोड़ा सा, कि अगर हम लोगों को कहीं पे दिया हुआ है CH3COO का होल टू Hg और हाइड्रोलिसिस, और सेकेंड में दिया हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। आप सभी लोग इस रिएक्शन से परिचित होंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, इसको हम लोग कहते क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं इसको हम लोग, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और क्या कहते हैं, डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। और आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यही अंतर है, ठीक है। किससे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस से। तो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस में बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इसमें नहीं बनता है। इसमें डायरेक्ट आप बनाते हैं एल्कोहल अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसमें किसके अकॉर्डिंग बनता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग बनता है, यानी कि वाटर का OH- आप ऐड करेंगे जहां पे डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन कम है, डायरेक्ट आप बना देंगे इसके केस में, विदाउट रीअरेंजमेंट यहां पे किसी प्रकार का, क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन में आपको देखिए, अगर ऐसा किया जाता है, बिल्कुल छोटा सा और यहां पे चेंजिंग करता हूं, कि अगर इसमें दिया हुआ है BH3, ओके, और इसके केस में दिया गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और सेकेंड में दिया गया H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ये दिया गया है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, इस रिएक्शन का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखो, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरा सेट बनाते बनाते, ठीक है, पूरा यहां पे रिवाइज हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें भी अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और अल्कोहल का फॉर्मेशन इसमें होता है, लेकिन किसके रूल के मुताबिक, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक। तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक इसमें अल्कोहल का जब फॉर्मेशन होता है वो ये होता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है जो कि एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे, कि बोरेन का जो एडिशन होता है इसमें, वो होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। और एक बात और ध्यान रखेंगे, इस दोनों रिएक्शन के लिए, चाहे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो, चाहे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो, चाहे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो, चाहे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो, दोनों में ही कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। दोनों ही रिएक्शन में सिर्फ हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आप मार्कोनी-कॉप्स रूल के मुताबिक OH का एडिशन करते हैं, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल करते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं यहां पे आपको देता हूं ये क्वेश्चन, जिसमें कि ऐसा दिया हुआ है कि CH3 और CH एंड CH3 एंड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ऐसा दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपको, और इसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें कि आपके पास यहां पे फर्स्ट में दिया हुआ है HgOAc का होल टू, ठीक है, इसको आप लोग जानते हैं, इसको मर्क्यूरिक एसीटेट कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है, जो हमने पहले लिखा था ना
CH3CO का होल टू Hg, उसी को शॉर्टकट में ये भी लिखा जाता है, इसको कहते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। वाटर दिया हुआ है और फिर यहां पे डीमर्क्यूरेशन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ये हो गया। और सेकेंड में दे देता हूं BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, और यहीं पे एक और क्वेश्चन डाल देता हूं एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। अब जानते हो इसमें कार्बोकटाइन नहीं बनता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, तो डायरेक्ट जहां पे ये दिया हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वहीं पे डायरेक्ट लग जाता है मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं विदाउट रीअरेंजमेंट का। इसमें कहते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो डायरेक्ट यहां पे फॉर्मेशन कर जाता है एल्कोहल विदाउट रीअरेंजमेंट, तो विदाउट रीअरेंजमेंट यहां भी बन जाएगा एल्कोहल। इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन अभी जो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, ठीक है, वो था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, उसमें क्या बनता है कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो जब यहां पे कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बनता है तो रीअरेंजमेंट होगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद जो मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा, इसके ऊपर H2O का होगा अटैक और यहां अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार से रीअरेंजमेंट करने के बाद, बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं फिर से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर इससे रिलेटेड जितना भी इसका कॉन्सेप्ट आएगा निकल करके मैं आपको इसी प्रकार से डिस्कस कर दूंगा, आप अच्छे से इसको देखिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा ये हट के है, ये थोड़ा जो आप लोग पढ़ाई करते हैं उसे थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है। डरना नहीं है, सबको सिर्फ सीख लेना है, देख लेना है क्वेश्चन को। कह क्या रहा है कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज ए, ठीक है, ये सब मेमोरी बेस्ड थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, पहले उसका स्ट्रक्चर ही लिख लीजिए, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर के आधार पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो पहले देखिए फिनॉक्सी एसिटिक एसिड किसे कहते हैं, तो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड हो गया OCH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये। अब जहां पे हमने लगाया फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये फिनॉक्सी में एसिटिक एसिड हो गया, 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, ये हो गया यहां पे एक ऑक्सीजन फिनाइल के साथ, इसी को फिनॉक्सी कह दिया। अब इसके रिस्पेक्ट में 2 पे एंड 4 पे रखना है क्लोरीन को, तो इसके रिस्पेक्ट में चाहे आप यहां नीचे रख सकते हो चाहे ऊपर रख सकते हो, ठीक है। आप इसमें एक क्लोरीन लगा दो, ये हो गया, इसके रिस्पेक्ट में 1 और 2 हो गया। अब ये 3 हो गया और ये हो गया 4, तो इसी का नाम है 2,4-डाइक्लोरो। अब फिनॉल के साथ ऑक्सीजन है तो फिनॉक्सी और एसिटिक एसिड, ओके, सिंपल है। अब इसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक हर्बिसाइड के रूप में, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिंपल है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, एक हर्बिसाइड के रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और कुछ इसमें विशेष आपको नहीं ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको लिखना है, ठीक है। देखिए आप ये जानते हो कि एल्कीन और एल्काइन दोनों का अगर पोजीशन सेम होता है तो हम लोग किसका प्रायोरिटी देते हैं, एल्कीन का। जैसे कि मान लो यहां से हम सबस्टिट्यूएंट को हटा देते हैं, इसमें हटा देते हैं 1 मिनट के लिए मान लीजिए, और यहां से भी सबस्टिट्यूएंट को हटा देते हैं, ठीक है। तब यहां से देखें तो 1 2 3 पे है एल्काइन, 1 2 3 पे है एल्कीन। तो ऐसे कंडीशन में कि जब आपको सबस्टिट्यूएंट नहीं दिया हुआ है और ऐसे कंडीशन में अगर दोनों तरफ से एल्काइन और एल्कीन का जो नंबरिंग का पोजीशन है वो सेम आ रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, एल्कीन को देते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा भी रहता कि इसमें यहां पे सबस्टिट्यूएंट दिया हुआ रहता, ठीक है, तब भी हम लोग प्रायोरिटी किसको देते, एल्कीन को प्रायोरिटी देते, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्या किया है वो देखिए ध्यान से, इसमें एक मिथाइल लगा दिया इस पोजीशन पे, ठीक है, यहां पे, और इसमें इधर से लगाया है इस कार्बन पे, 3rd कार्बन पे, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 पोजीशन पे आता है इथाइल, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2 पोजीशन पे आ जाता है क्या, आपको 1 सबस्टिट्यूएंट जो कि मिथाइल है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें कि दोनों तरफ से नंबरिंग करने के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी प्रायोरिटी वही आ रहा है 1 2 3 4, इधर से ट्रिपल बॉन्ड का भी वही प्रायोरिटी आ रहा है 1 2 3 4,
और अब देखेंगे सबस्टिट्यूएंट का प्रायोरिटी। अब यहां पे हम लोग एल्कीन और एल्काइन के आधार पे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं कि यहां पे ये मिथाइल नहीं होता, तब तो हम लोग आंख बंद करके नंबरिंग इस डायरेक्शन से कर देते और आईयूपीएसी नेम उसका लिख देते। लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो अब हम लोग यहां पे जो पढ़ते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आरएफपीडी रूल। तो उस रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग जिधर से सबसे पहले मिल गया सबस्टिट्यूएंट, उधर से नंबरिंग कर देंगे। अगर दोनों तरफ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का नंबरिंग का पोजीशन अगर सेम हो रहा है तब, ठीक है। हां, तो ऐसे कंडीशन में अब जो नंबरिंग होगा ये इस डायरेक्शन से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 कार्बन का हो गया पैरेंट चेन। अब देखिए कार्बन नंबर 6 पे इथाइल है, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है। तो आप इसमें लिखेंगे क्या, अल्फाबेटिकली लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 इथाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 मिथाइल, ओके। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जानते हैं कि इन और आइन, तो पहले अल्फाबेटिकली हम लोग किसके लिखेंगे, पहले इन को लिखेंगे, इन को लिखेंगे पहले। तो इसलिए यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिएगा इसके केस में तो 5 6, तो 5 6 पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसका लोएस्ट नंबर लिखना है। अब जैसे लोएस्ट नंबर लिखेंगे तो 5 लिखेंगे। तो आप या तो लिख सकते हो ऑक्ट, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, ऑक्ट 5 इन, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 ऑक्टीन, डायरेक्ट लिख सकते हैं। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकता है इसका ऑक्ट 5 इन, ऐसा भी लिख सकता है। लेकिन एक बात देखिएगा, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ई को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ए ई आई ओ यू एंड वाई से पहले हम लोग क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं, एलिमिनेट करते हैं। इसलिए 5 ऑक्टीन में ई एन लिखेंगे सिर्फ, उसके बाद इसमें हाइफन दे करके 3 4 पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 3 4 का लोएस्ट नंबर आप लिख देंगे क्या, 3, और 3 लिख करके यहां पे हम लोग लिख देंगे क्या, आइन। तो सिंपल हो गया, बात समझ गए ना। तो अगर इसमें यहां पे सबस्टिट्यूएंट को हटा देंगे तब आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। या फिर मान लो ऐसा कंडीशन होता कि अगर यहां पे एल्कीन का नंबरिंग का पोजीशन कुछ अलग कर देता, यानी कि 1 2 3 कर देता, यानी कि यहां पे एल्कीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां कर देता, मतलब आता 2 3 पे और ट्रिपल बॉन्ड आता 3 4 पे, तब हम लोग फिर से प्रायोरिटी देते किसको, एल्कीन को, जो पहले आ रहा है नंबरिंग में। लेकिन जब दोनों तरफ से इधर से भी 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 4 पे आ रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों का पोजीशन सेम आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में अब देखते हैं कि किधर से हमको सबस्टिट्यूएंट सबसे पहले मिल गया, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं यहां पे सबसे पहले आपको सबस्टिट्यूएंट मिला है, इसलिए नंबरिंग आप इस डायरेक्शन से करते हैं, आरएचएस करते हैं इसका, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, हर्बिसाइड है, समझ गए बातों को। और ये भी हमारा आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कि एसिटल्डिहाइड कैन नॉट शो, कौन सा टेस्ट जो है एसिटल्डिहाइड इसमें से नहीं देता है। तो देखिए बहुत आसान सा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये सब आपको नीट में पूछा जा सकता है, आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात आइडोफॉर्म टेस्ट, आप जानते हो बिल्कुल कि आइडोफॉर्म टेस्ट कि जहां कहीं भी आर सी डबल बॉन्ड ओ और CH3 दिया हुआ है, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ऐसा है जिसमें कि C डबल बॉन्ड O के साथ एटलीस्ट एक क्या होना चाहिए, मिथाइल। तो एटलीस्ट एक अगर मिथाइल है, उसका रिएक्शन I2 प्लस अल्कली के साथ किया गया है, तो इसके केस में आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो मिथाइल होता है ना, वही मिथाइल यहां पे कन्वर्ट हो जाता है एक्चुअल में CHI3 में। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं स्टूडेंट आइडोफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करना कि जो C डबल बॉन्ड O के साथ चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा आइडोफॉर्म में। वही आप जानते हो कि येलो कलर्ड होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद जो रेस्ट यहां पे कार्बन बचा, इस मिथाइल के अलावा जो भी बचा हुआ है, वो पार्ट ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो पार्ट ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। किसमें हो जाता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखिए अगर आप लेते हैं एसिटल्डिहाइड, आपको इस क्वेश्चन में एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, तो एसिटल्डिहाइड में बिल्कुल होगा,
क्योंकि C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है। तो जब C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है तो बिल्कुल ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका मतलब है कि यहां पे जब रिएक्शन करेंगे I2+, कोई भी आप अल्कली ले सकते हो, NaOH, KOH, तो इसमें जो ये मिथाइल अटैच्ड है वो मिथाइल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CHI3 में, और साथ में जो 1 कार्बन बचा हुआ है यही 1 कार्बन ऑक्सीडाइज करके बना देगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस प्रकार से एसिटल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आप ध्यान दीजिएगा, एसिटल्डिहाइड ल्यूकास टेस्ट नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। ल्यूकास टेस्ट कौन देता है, तो एल्कोहल देता है, ठीक ना। इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि एसिटल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कोई भी, याद रखिएगा एसिटल्डिहाइड डज नॉट गिव ल्यूकास टेस्ट। तो आखिरकार ल्यूकास टेस्ट देता कौन है, इस बात को भी आप लोग जानते हो कि अल्कोहल गिव ल्यूकास टेस्ट। इस बात को भी जानते हो कि ल्यूकास टेस्ट देता कौन है, अल्कोहल देता है, ठीक है। तो अल्कोहल देता है ल्यूकास टेस्ट। अब अल्कोहल आप जानते हो किस प्रकार से देता है, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं, यहीं पे थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं। तो इसमें तो आंसर तो हमको सबसे पहले मिल गया कि ल्यूकास टेस्ट एल्डिहाइड नहीं देता है, ठीक है। अब इसके केस में आप लोग जानते होंगे कि जब कोई 3 डिग्री एल्कोहल होता है, ठीक है, ये जब आप 3 डिग्री एल्कोहल आप लेते हो और इसका रिएक्शन कर देते हो किसके साथ, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ओके। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। कोई पूछेगा ल्यूकास रिएजेंट किसको कहते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये कन्वर्ट किसमें हो जाता है, तुरंत R3CCl और बाहर हो जाता है इसके केस में क्या, वाटर, ओके। पाथवे अगर आपसे कोई पूछा जाए कि जब हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल का रिएक्शन करते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो यहां पे पाथवे होता है इसका कौन सा, SN1, और इसमें जो ये एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ जिसके कारण कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल के केस में हम लोग क्या कहते हैं कि टर्बिडिटी appears immediately, ठीक है। तो अगर टर्बिडिटी इमीडिएटली आ गया तो इसका मतलब है कि वहां पे जो एल्कोहल है वो कैसा है, टर्सरी है। सिंपल सी बातें हैं, ये एल्कोहल का टेस्ट है। या फिर हम लोग ले लेते हैं अगर R2CHOH, यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल लेते हो आप, ठीक है। और 2 डिग्री एल्कोहल के ऊपर अगर आप ल्यूकास रिएजेंट डालते हो, ल्यूकास रिएजेंट किसको कहते हैं, तो ल्यूकास रिएजेंट हम लोग कहते हैं, सिंपल अगर हम लोग एक लाइन में लिखें इसको, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। अब इसमें क्या बनेगा, R2CHCl और साथ में H2O। तो देखो इसके केस में अगर आपसे पूछे कि 2 डिग्री एल्कोहल के केस में कौन सा पाथवे फॉलो करता है, तो 2 डिग्री एल्कोहल के केस में भी फॉलो करता है SN1, ठीक है। इसमें भी SN1 होता है। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जो है टर्बिडिटी appears within 5 मिनट्स, ठीक है। तो अगर टर्बिडिटी 5 मिनट्स के अंदर आया तब उसको कहते हैं कि यहां पे कौन सा एल्कोहल होगा, सेकेंडरी होगा। सिंपल सी बातें हैं, ये आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि RCH2OH, इसके केस में ले लेते हैं अब 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक ना। तो इसका रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं, देखो अब अगर आपको अल्कोहल अगर 1 डिग्री दिया हुआ है तो इसके केस में पाथवे कौन सा होता है, SN2 होता है। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के केस में पाथवे लेना है SN1 और 1 डिग्री एल्कोहल के केस में पाथवे लेना है SN2। अब इसके केस में इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, RCH2Cl। अब इसके केस में देखिए कि इफ, अब कहता है कि इफ टर्बिडिटी appears आफ्टर 15 to 20 मिनट्स। ऐसा नहीं है कि यहां पे टर्बिडिटी नहीं आता है या रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन होता है, टर्बिडिटी आता है, लेकिन कह रहा है कि इफ टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 15 to 20 मिनट्स देन एल्कोहल इज प्राइमरी,
ओके, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये सब यहां पे अल्कोहल का टेस्ट देता है। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात जानते हो, इसमें दो ऐसा अल्कोहल आपको मिलेगा जो कि प्राइमरी होते हुए भी टर्बिडिटी इमीडिएटली देता है। ऐसा कौन है? ऐसा कौन अल्कोहल है जो कि प्राइमरी होते हुए भी लुकास टेस्ट में टर्बिडिटी इमीडिएटली देता है? तो उसके केस में आप दो याद रखिएगा, C6H5CH2OH। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एलाइल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। और इस दोनों का रिएक्शन अगर आप करते हो HCl प्लस ZnCl2, तो पाथवे अगर आपसे पूछे जाएंगे तो SN1, क्योंकि इसके केस में क्या होने वाला है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकटायन बनने वाला है, ठीक है, SN1। इसके केस में जो प्रोडक्ट बनेगा C6H5 एंड CH2Cl, और यहां पे ये जो एलाइल अल्कोहल है वो बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl। इस प्रकार से यहां पे SN1 पाथवे से होता है, और चूंकि कार्बोकटायन यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज बनता है, इसलिए ल्यूकास टेस्ट में ये टर्बिडिटी इमीडिएटली देता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखोगे अच्छे तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, ये तो ल्यूकास टेस्ट की बात थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, आप लोग इसको डिटेल में पढ़े हुए हो। अब नेक्स्ट कह रहा है कि बेंडिक्ट टेस्ट, ठीक है। बेंडिक्ट टेस्ट, और बेंडिक्ट आपको सॉल्यूशन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि बेंडिक्ट और फेलिंग ऑलमोस्ट दोनों तो एकदम सेम टेस्ट देता है, बस सॉल्यूशन में दोनों के एक मिक्सचर का डिफरेंस होता है। जैसे कि आप लोग क्या कहते हो, फेलिंग सॉल्यूशन किसे कहते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं किसको हम लोग? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्या कहते हो? क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स विथ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, इसमें क्या कहते हैं? कोई पूछेगा कि बेंडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। आगे के सेट में हम लोगों को मिलने वाला है, बहुत सारा एग्जांपल में इसका कराने वाला हूं आपको, ठीक है ना। आगे के आपको सेट पे बस बने हुए रहना है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करवा दूंगा, पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज बेंडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, तो बस इसके बारे में बस इतना ध्यान रखिएगा कि अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स्ड विथ सोडियम सिट्रेट, या इसी को साइट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम साइट्रेट का क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स होता है, इतना आपको ध्यान रखना है बस। उसके बाद इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर हम लोग लिखें कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, देखिए जैसे आप फेलिंग सॉल्यूशन को लिखते हो ना, बिल्कुल उसी प्रकार से, बस आप कहोगे सर तो डिफरेंस कहां है? डिफरेंस बस इतना ही है कि उसमें लेते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसमें लेते हैं सोडियम साइट्रेट, बस साइट्रेट और टार्ट्रेट का डिफरेंस है। तो फेलिंग सॉल्यूशन में होता है टार्ट्रेट और बेंडिक्ट सॉल्यूशन में होता है साइट्रेट, बस। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा बेंडिक्ट सॉल्यूशन का? ये होता है Cu2+ एंड OH-। जैसे आप फेलिंग सॉल्यूशन में लिखते हो ना, उसी प्रकार से यहां भी लिखते हो, बस सॉल्यूशन को बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। और इस प्रकार से एल्डिहाइड, चाहे यहां पे देखो अल्डिहाइड, ये जो है एसिटल्डिहाइड हो चाहे प्रोपेनल्डिहाइड हो, जो भी हो, एलिफैटिक एल्डिहाइड, जिस प्रकार से एलिफैटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है, उसी प्रकार से एलिफैटिक एल्डिहाइड बेंडिक्ट टेस्ट भी देता है। जिस प्रकार से एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, उसी प्रकार से एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंडिक्ट टेस्ट भी नहीं देता है। तो ये जो है बेंडिक्ट टेस्ट कौन देता है, याद रखना, बेंडिक्ट टेस्ट देता है कौन? एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। इसका मतलब हो गया कि जैसे ही आप एसिटल्डिहाइड के ऊपर बेंडिक्ट सॉल्यूशन डालोगे, यानी कि ये Cu2+ और OH-, इसको हम लोग कहते हैं यहां पे बेंडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का ये भी होता है। तो ये ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है सॉल्ट ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और ये जो आपको दिया हुआ है ना क्यूप्रिक आयन, तो क्यूप्रिक Cu2+ है, तो जब खुद यहां पे Cu2+ में आप जानते हो इस बातों को, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में। ये Cu2O में चला जाता है, आप देख सकते हो क्यूप्रस ऑक्साइड में चला जाता है, और साथ में वाटर वगैरह यहां से बाहर हो जाता है। और इसमें भी जिसका कलर होता है ब्लू से कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इसमें भी बस एक बात कि बेंडिक टेस्ट और फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। बस इसको इतना पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से बात किया जाए टॉलेंस टेस्ट की, ठीक है। आगे के सेट में इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में मैं और डिस्कस करने वाला हूं, ठीक ना। अब देखिए आपसे अगर कोई पूछता है कि टॉलेंस रिएजेंट किसको कहते हैं, ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट किसको कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक ना। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को ही हम लोग कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से, AgNH3 का होल 2+OH-, इसी को तो टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। आप जानते हो कि टॉलेंट टेस्ट एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों दे देता है, तो ये तो और आसान हो गया कि एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों देता है इसके केस में टॉलेंट टेस्ट, ठीक है। तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं कि आपको एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, तो जब एसिटल्डिहाइड हमको दिया हुआ है तो इसके ऊपर जैसे ही हम लोग डालेंगे टॉलेंस रिएजेंट यानी कि AgNH3 का होल 2+OH-, तो टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड को और यानी कि एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। और उसके बाद जानते हो क्या होता है, ये जो सिल्वर आयन है किसमें है, +1 में। यहां पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है, तो ये रिड्यूस होकर के खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेटालिक सिल्वर में। अब यही क्या करता है, टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पे प्रिसिपिटेट कर जाता है, ठीक ना। तो पहले हम लोग एल्डिहाइड को टेस्ट ट्यूब में लेके जैसे ही बॉयल करते हैं तो ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये जो सिल्वर आयन है वो रिड्यूस होकर के चला जाता है मेटालिक सिल्वर में। इसको हम लोग यहां पे कहते हैं किस फॉर्म में, मिरर के फॉर्म में, इसलिए सिल्वर मिरर भी कहते हैं, ठीक है। और चूंकि ये मिरर के फॉर्म में आता है टेस्ट ट्यूब के इनर वॉल पे, इसलिए हम लोग इस टेस्ट को, टॉलेंट टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन है वो ल्यूकास टेस्ट नहीं देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि एसिटल्डिहाइड डज नॉट गिव ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट कौन देता है, एल्कोहल देता है। बाद बाकी और सब चीजों को हम लोग इसको देख रहे हैं, और आगे हम लोग बहुत सारे जितने भी सेट आएंगे उसमें रिवाइज करेंगे। अब देखते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो 28 नंबर में क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। देखो सबसे पहले कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, ओके, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड विथ NaOH। तो इसमें आप जानते हो कि जब आप इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करोगे NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये एक्चुअल में क्या फॉर्मेशन करेगा, CH3CH2OH करेगा, ये फॉर्मेशन कर देगा, और साथ में यहां पे NaCl बाहर हो जाएगा। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये एक्चुअल में कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया NaOH एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, और इसमें इसका एक सिग्मा बॉन्ड टूट करके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। कितना आसान सा क्वेश्चन है, ओके। तो न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक्चुअल में यहां से मैं आपको बोलूं कि इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन जब यहां पे NaOH के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो एक्चुअल में यहां पे जो पाथवे है उसका वो कौन सा है, SN2 पाथवे है, क्योंकि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा नहीं, इसमें इथाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, SN2 पाथवे कह देंगे। तो एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन है। उसके बाद कह रहा है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड विथ
NaHSO3। आंसर यही होने वाला है। देखिए कैसे मैं समझाता हूं आपको। ये तो फर्स्ट ऑप्शन समझ में आ गया कि इथाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो SN2 पाथवे होता है, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन होता है। अब हम लोग बात करें, जब कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन NaHSO3 के साथ दिया होगा, वहां पे मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे होता है वो देख लीजिए, मैं समझा देता हूं आपको कि जैसे ये दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आएगा, C डबल बॉन्ड O OH ONA, यानी कि Na+O- ऐसा दिया हुआ है। किसी किसी के एनसीईआरटी में रॉन्ग दिया हुआ है। देखो यहां पे जो एक्चुअल में न्यूक्लियोफाइल का काम करता है वो सल्फर करता है, किसी किसी के एनसीईआरटी में ऑक्सीजन से ऐड कर दिया है, वो गलत है। ओके, तो सल्फर यहां पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और जैसे यहां पे अटैक करता है तो ये जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है वो नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, ठीक है, और बना देता है एक और S डबल बॉन्ड O। जैसे ऐसा होता है, आप जानते हो कि रिएक्शन हाईली सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स स्टेरिक रिपल्सन, इसलिए आपको इसको रिवर्सिबल दिखाते हो। उसके बाद CH3 CH और O- और ये जो है Na+ यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये, और ये क्या बना दिया S डबल बॉन्ड O, एक ऑलरेडी था, एक ये बना दिया, और इसके साथ एक इसमें क्या है और OH है। ओके, लेकिन अब देखिए ये तो हो गया सबसे पहले क्या, इसको हम लोग कहेंगे ये जो हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, ये स्टेप। लेकिन ये प्रोडक्ट आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सो देखिए यहां पे जब नेगेटिव चार्ज है ना, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो अब इसके केस में जो यहां O के साथ H अटैच्ड है, तो अब इसमें होता क्या है, अब इसके केस में होता है प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या होता है इसमें, अब इसके केस में होता है प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, यानी कि यहां पे जो O के साथ अटैच्ड H है, यही H+ निकलता है और इस H+ को पिक करता है O-, और ये O- इस H+ को पिक करने के बाद OH बना देता है, और S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ONA, क्योंकि यहां पे अब H+ निकलेगा तो O- और ये Na+ चला जाएगा उसके साथ, तो ये फॉर्मेशन कर देगा। तो आप कह सकते हैं इसको एसिटल डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। शॉर्टकट तरीका से अगर हम लोगों को एक लाइन में दिखाना होता है, देखिए जहां पे आप देखिएगा एनसीईआरटी में दिया होगा किसके साथ रिएक्शन, अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ या फिर NaHSO3 के साथ या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये सब होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पाथवे होगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन करने में, ठीक है। इसका जो है कॉन्सेप्ट आगे के सेट में आपको मिलने वाला है, इसलिए मैं आगे इसका डिस्कस करूंगा आगे के सेट में कि किस प्रकार से इसका हम लोग प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। अगर हमको एक लाइन में अगर लिखना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे वो देखिए, NaHSO3 ये रिवर्सिबल होता है, तो सब कोई जानते हो, तो याद रखना है एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, NaHSO3 के साथ और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। आप क्या करना, सिंपल इसमें से H+ निकालना, ठीक है, और इस H+ को ऑक्सीजन के साथ ऐड कर देना, और इसको आप ऑक्सीजन के साथ ऐड करोगे OH हो जाएगा। H+ को निकालने के बाद यहां क्या बचा, SO3Na, तो SO3Na को आपको इसके साथ ऐड कर देना है, बात खत्म हो जाता है, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ये एग्जांपल है। लेकिन अब देखो एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल है, तो एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल एक्चुअल में कोई पूछेगा कि कौन सा मैकेनिज्म से होता है, क्या कहोगे, एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल जो हो गया, इसका मतलब हुआ ये कि OCH3 और इसका रिएक्शन CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये जो फॉर्मेशन करने वाला है एक्चुअल में एल्काइलेशन करेंगे इसका, ये मिथाइल एक बार पारा पे अटैक हो सकता है, और इस OCH3 के रिस्पेक्ट में मिथाइल का अटैच्ड ऑर्थो पे हो सकता है। अब आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि मेजर इसमें से कौन होने वाला है, मेजर होने वाला है ये, और ये होने वाला है इसमें माइनर, इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये जो मैकेनिज्म है एक्चुअल में वो है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR है।
इसमें इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा? एक्चुअल में यहां से इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है CH3+। तो एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, यानी कि वो है मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखिए डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड को पूछेगा कि कौन सा मैकेनिज्म होता है, वो भी देख लीजिए। तो जब भी आपको डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये RC डबल बॉन्ड OH है, इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि सोडा लाइम के साथ हिट करते हैं, ये क्या फॉर्मेशन करता है? बनता है यहां पे एल्केन और साथ में निकल जाता है क्या? Na2CO3। तो अब देखिए डिकार्बोक्सिलेशन में सीख लीजिए कि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है। तो इसमें एक्चुअल में मैकेनिज्म ऐसा होता है कि सबसे पहले ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पहले एसिड बेस रिएक्शन करता है, ठीक है, और एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है? पहले सोडियम कार्बोजिलेट बना देगा, क्योंकि सोडा लाइम के साथ आप हिट किए हो NaOH प्लस ये O को हम लोग क्या कहेंगे? सोडा लाइम कहेंगे, ठीक है। अब ये जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो ये फर्दर क्या करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये जो यहां पे हो रहा है एक्चुअल में वो क्या हो रहा है? देखो यहां पे C डबल बॉन्ड O है, ये OH माइनस है। तो एक्चुअल में सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है एक्चुअल में वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होता है। तो आप कहोगे सर यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होता है, लेकिन अभी रुको, अभी पूरा ये मैकेनिज्म हुआ कहां है? अब इसमें क्या होता है? RCO माइनस Na+ कहां से आया? ये जो Na+ है उसको यहां पे ऐड किया, उसके बाद एक ONA पहले से था और एक यहां पे क्या हो गया? इसका एक हो गया OH। अब क्या होता है? सो देखो इसके केस में अब होता है कुछ इस प्रकार का केस कि फर्स्ट स्टेप में होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और दूसरे स्टेप में होता है यहां पे अब क्या? एलिमिनेशन होता है। तो एक्चुअल में अगर डिकार्बोक्सिलेशन में कोई आपसे पूछता है कि मैकेनिज्म कौन सा होता है, तो एक्चुअल में डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी होगा तो वहां पे सोडा लाइम के साथ जब उसका हम लोग हीटिंग करेंगे तो मैकेनिज्म होता है, पहले होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फिर हो जाता है एलिमिनेशन। R के जगह पे जो भी होगा वो पहले बाहर होता है, तो बाहर होगा तो R- और साथ में क्या करता है? जैसे इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलता है तो डिफिशिएंसी होगी, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और जैसे ही डोनेट करता है तो हो जाता है C डबल बॉन्ड O और एक यहां पे OH है और एक यहां पे ONA है। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये जो R- है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यही R- क्या करता है? इसके H+ को पिक कर लेता है और H+ को पिक करके क्या बना देता है? ये H+ को पिक करके बना देता है एल्केन और साथ में जैसे H+ निकला तो यहां O- हो गया। अब O- जैसे यहां से बाहर हुआ तो ये O- जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तो यहां पे Na+ बचा हुआ था, तो ये साथ में क्या फॉर्मेशन कर देगा? अब ये फॉर्मेशन कर देगा Na+ O- और इसके बाद C डबल बॉन्ड O एक तो पहले से है और एक ONA जो आपको दिख रहा है ऑलरेडी, Na2CO3 का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसमें हम लोग R के जगह पे सिर्फ क्या कर देंगे? मिथाइल लगा देंगे तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो अगर आपको पूछे जाए कि डिकार्बोक्सिलेशन में कौन सा यहां पे मैकेनिज्म होता है तो आप कहना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। तो क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होता है एक्चुअल में। तो इसके केस में अगर आपको मैं देता हूं कि सोडा लाइम के साथ अगर आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद बस इसका मैकेनिज्म बगल में आप लिख लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन हो जाता है। तो ये सब बातों को सीखिए, आपको एग्जामिनेशन में बहुत काम देगा, ठीक है। ये एक एक एग्जांपल को सीख लेते हैं। तो अब डायरेक्ट हम लोग एक लाइन में इसको बना देते हैं, H+ को निकाल देते हैं। यही R के जगह पे क्या है? मिथाइल, तो CH3- बनेगा। यही CH3- H+ को पिक करके यहां पे फाइनली क्या बनाएगा? मीथेन और साथ में क्या होगा? Na2CO3। यानी कि आप देख रहे हो डिकार्बोक्सिलेशन में जो मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होता है, बनता है कार्बे एनायन इंटरमीडिएट। और ऐसे कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाता है कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I - M
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई प्लस एम। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी आपको क्वेश्चन दे करके कि रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन बताइए, तो देख लीजिएगा कार्बे एनायन कहां पे ज्यादा स्टेबल है, जहां पे ये जो COOH के साथ अटैच्ड R के जगह पे जो भी एल्काइल होगा वो चेक कर लीजिएगा वहां पे बना के कार्बे एनायन कि किसका कार्बे एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, उसी में रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे मैं बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको यहां पे क्लियर करने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अमॉन्ग द कंपाउंड गिवन द वन दैट वुड फॉर्म ए ब्रिलियंट कलर डाई ऑन ट्रीटमेंट विथ NaNO2 in dilute HCl followed by addition to an alkaline solution of beta naphthol H। इसमें से कौन ऐसा है जो कि यहां पे पहले NaNO2 और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद उसको बीटा नेप्थॉल के साथ रिएक्शन करेंगे ना तो यहां पे डाई बनाएगा। तो जानते हो एक्चुअल में रिएक्शन कौन सा है? एक्चुअल में रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब मैं आपको यहां पे पहले अपनी तरफ से कुछ कॉन्सेप्ट देता हूं, ठीक है? उस कॉन्सेप्ट को आप डेवलप करिए। अब फिर जो आपको इसके आधार पे जो मैकेनिज्म वगैरह है ना, सेट 2 में मैंने देखा है, इसका बहुत ब्रिलियंट अच्छा क्वेश्चन है कपलिंग पे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एकदम अच्छे से देखिएगा सारे सेट को, ओके? अब देखिए एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म कैसे होता है इसको समझिए आप, कि जहां कहीं भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो पहले NaNO2 प्लस HCl का रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है? अब आप NaNO2 प्लस HCl के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो होता क्या है उसको ध्यान से समझेंगे आप। इसमें सबसे पहले ये बना देता है HNO2 अब प्लस बाहर हो जाता है इसमें क्या, NaCl। अब इसमें क्या होता है, ये जो बना इसमें नाइट्रस एसिड, क्या है नाम इसका, नाइट्रस एसिड, ये क्या करता है H प्लस पिक करता है, कहां से, HCl के H प्लस को पिक करता है नाइट्रस एसिड का जो OH है। अब ये जैसे पिक करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH2 प्लस में। अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, तो गुड लिविंग ग्रुप हो गया, वाटर बाहर होगा, वाटर बाहर होने के बाद ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल एंड बाहर हो गया क्या, वाटर, इस प्रकार से बनेगा, ओके? अब देखिए थोड़ा सा इसमें होता क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो अब इसमें होता यह है कि अगर आप लेते हैं कोई भी प्राइमरी एमीन, कौन सा लेते हैं, प्राइमरी एमीन, तो सिंपल मैं आपको बताता हूं कि RNH2, तो RNH2 हमने ले लिया, ये ले लिया हमने प्राइमरी एमीन। अब प्राइमरी एमीन का रिएक्शन होगा N डबल बॉन्ड O प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये जो एमीन है वो अपना लोन पेयर डोनेट करता है। अब लोन पेयर डोनेट करने के बाद RNH2 एंड यहां पे N डबल बॉन्ड O 4 बॉन्ड हो गया तो पॉजिटिव चार्ज देंगे नाइट्रोजन पे। फिर से आप क्या करते हैं, H प्लस यहां से बाहर करते हैं। अब H प्लस बाहर करने के बाद RNH, अब यहां पे क्या हो गया, N डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मेशन किया। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप जो इसमें होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता है टॉटोमेरिज्म, एंड टॉटोमेरिज्म होने के बाद ये H प्लस रिलीज किया और N डबल बॉन्ड O H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद बनाता है RN डबल बॉन्ड N और OH, ये बना देता है। अब ये जैसे यहां पे फॉर्मेशन किया तो ये फॉर्मेशन करने के बाद अब देखिए होने वाला क्या है, फर्दर जो इसमें H प्लस रिलीज हुआ था उस H प्लस को पिक कर लेता है इसका जो OH है वो OH। अब ये OH H प्लस को जैसे पिक करता है तो N डबल बॉन्ड N और OH2 प्लस, अब ये H2O फिर से बाहर होता है, जिसके कारण ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। अब डोनेट करने के बाद क्या फॉर्मेशन करेगा इसको भी थोड़ा देख लीजिए। ये जैसे ही डोनेट किया तो अब फॉर्मेशन कर देता है इसके केस में RN ट्रिपल बॉन्ड N एंड पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हो कि N2 प्लस बहुत ही ज्यादा एक्सलेंट लिविंग ग्रुप होता है, तो जैसे ही एक्सलेंट लिविंग ग्रुप होता है तो ये बाहर होगा। अब ये जैसे बाहर होता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, R प्लस एंड बाहर हो गया क्या, इसमें बाहर हो गया इसके केस में N2। आप जानते हो कि 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम यहां R के जगह पे ले लेते हैं एलिफैटिक, तो एलिफैटिक के केस में N2 प्लस स्टेबल नहीं होता है।
N2 प्लस स्टेबल होता है जब रिंग के साथ ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है, तब ना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। बाद बाकी अगर यहां पे हम R के जगह पे कोई एलिफैटिक यानी एल्काइल रखते हैं, यानी N2 प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, तो सिंपल यहां पे अनस्टेबल होता है, N2 प्लस बाहर हो जाता है, अब बनाता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना करके हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, यानी कि बन जाता है क्या, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। यही होता है मैकेनिज्म इसके केस में, जब आप ले लेते हैं चाहे एलिफैटिक चाहे एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। लेकिन अगर यहां पे ये तो पूरा मैकेनिज्म हो गया कि आर के जगह पे या तो हम लोग ले सकते हैं एलिफैटिक ग्रुप या एरोमेटिक फिनाइल आप लगा सकते हैं। तो फिनाइल अगर आर के जगह पे लगाते हैं तो वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। लेकिन अगर आप आर के जगह पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये सब लगाते हैं तो वो स्टेबल नहीं होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे कि देख लीजिए, अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको केस ऑफ प्राइमरी एलिफैटिक एमीन, तो अगर इसमें अगर आपको दिया हुआ है ना, तो सिंपल आपको तरीका क्या है वो देख लीजिए कि जैसे ये एलिफैटिक एमीन दिया हुआ है CH3 CH2 NH2, इसका रिएक्शन अगर हम लोगों को दिया हुआ है NaNO2 प्लस HCl, तो NaNO2 प्लस HCl के साथ दिया, तो आपको क्या देखना है कि जहां NH2 लगा हुआ है ना, वहीं बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जो आप देखे हैं R के जगह पे देख लीजिए, यहां इथाइल है तो R के जगह पे इथाइल होगा तो बनेगा इथाइल कार्बोकैटायन, और इथाइल कार्बोकैटायन का कर देंगे हाइड्रोलिसिस, तो इथाइल कार्बोकैटायन के हाइड्रोलिसिस के बाद फाइनली क्या बनेगा यहां पे, इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है इस प्रकार से नॉर्मल प्रोपाइल एमीन, ये दिया हुआ है इसके केस में, अब इसका रिएक्शन अगर आपको देता है NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टेबल नहीं होता है, तो टेम्परेचर देख करके आप घबराइएगा मत, यहां पे N2 प्लस पे मत छोड़िएगा इसको, ठीक ना। लेकिन अब सुनिए, इसके केस में फाइनली मैकेनिज्म होते हुए बनता क्या है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो जहां NH2 है वहां बनेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो यहां पे अगर कार्बोकैटायन बनाएंगे तो 1 डिग्री होगा, तो यहां पे हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। तो जैसे हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो एक्चुअल में आपको जहां मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है स्टूडेंट, वो आप गौर से देखिएगा, ये बनेगा आपको 2 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आपको मैकेनिज्म पता है तब आप इस प्रकार से अप्रोच लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में भी बनता है कौन सा इंटरमीडिएट, बोलो, कार्बोकैटायन। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है CH3 एंड CH2 NH2, और अगर इसका रिएक्शन या तो लिखेगा आपको NaNO2 प्लस HCl, या फिर लिखेगा नाइट्रस एसिड HNO2 एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हो जहां NH2 है वहीं पे अगर आप OH को अटैच कर देते हो तो आप गलत हो, क्योंकि जहां NH2 है वहां बनेगा पहले कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, अब फिर होगा हाइड्राइड शिफ्ट, और हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद एक्चुअल में यहां पे जो अल्कोहल बनने वाला है वो आप पहले मैकेनिज्म देख चुके हो किस प्रकार से यहां कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये आपको जो बनने वाला है वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और हर एक में बाहर हो जाएगा इसके केस में क्या, N2 गैस। ओके, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब आते हैं केस ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ओके, तो अगर आप एरोमेटिक एमीन के केस में रिएक्शन कराते हैं, केस सेकेंड है, ठीक ना, तो अभी तक था एलिफैटिक के केस में, एलिफैटिक के केस में डायरेक्ट अल्कोहल बन जाता है, आपको प्रोडक्ट यही कहना है। लेकिन अगर यहां पे दिया हुआ है एरोमेटिक वाला, और ये रिएक्शन अगर आपको दिया NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ओके, ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है उसके लिए आगे के सेट में क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस करूंगा। अगर ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन दिया हुआ है तो ये जो फॉर्मेशन करता है वो करता है एक्चुअल में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कर देता है, ठीक है। अब जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किया, आप जानते हो इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का आप रिएक्शन करा देते हो फिनॉल के साथ, ओके। तो कपलिंग रिएक्शन कौन करता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड करता है, वही तो डाई बनाता है, वही तो कलर बनाता है ना। तो इन अल्कलाइन मीडियम, ये सब का मैकेनिज्म में जो बताऊंगा, कपलिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको सेट 2 के प्रैक्टिस में, आप ध्यान देकर के देखिएगा। तो कपलिंग रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है इसके केस में, N डबल बॉन्ड N और
ये पारा पोजीशन पे अटैक होता है। इसका कैसे होता है वो अगले क्लास में मैं मैकेनिज्म बताऊंगा सेट 2 में, ठीक है। इसी को हम लोग कह देते हैं पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, या फिर आप जानते हो इसका जो कलर होता है कैसा होता है, ये होता है ऑरेंज डाई होता है, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आखिरकार बनेगा किससे, वो बनेगा प्राइमरी एरोमेटिक एमीन से, और वही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कपलिंग करता है एनिलीन के साथ या फिर फिनॉल के साथ। तो आपको जो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, वो ऑप्शन नंबर 3 आप गौर से देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, वो ऐसा दिया हुआ है कि इसमें यहां पे NH2 है और यहां पे क्या है, मिथाइल है। अब ये जो दिया हुआ है इसका होगा यहां पे सबसे पहले नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके जो बनाएगा डाइजोनियम क्लोराइड, वही यहां पे डाई का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो पूरा मैकेनिज्म जैसे देखे थे उसी प्रकार से मैकेनिज्म करते हुए ये N2+ पहले फॉर्म करेगा, और ये N2+ और मिथाइल का तो कुछ नहीं होने वाला है, ये होगा इसके केस में। अब देखिए इसमें जो कपलिंग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। अब हमको लेना है इसके केस में बीटा नेप्थॉल, ओके। तो बीटा नेप्थॉल जो होता है इसके केस में वो ये है, ये हो गया अल्फा और ये हो गया एक्चुअल में बीटा पोजीशन। ये जो ब्रिज है इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कहेंगे, उसके बाद वाला बीटा कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को कहते हैं बीटा नेप्थॉल कहते हैं। अब जब इसका हम लोग कपलिंग करते हैं तो ये सब मैकेनिज्म में अगले सेट में बोला जैसा कि बताऊंगा। इसमें ध्यान रखिएगा जो कपलिंग रिएक्शन होता है इसका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, वो अल्फा पोजीशन पे होता है। तो जैसे अल्कलाइन मीडियम में बीटा नेप्थॉल का अगर हम लोग कपलिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप गौर से देखिएगा इसका अल्फा पोजीशन कौन है, बस अल्फा पोजीशन आप सिलेक्ट कर लीजिए और अल्फा पोजीशन पे इसका कपलिंग कर दीजिए। तो ये बीटा पे तो OH लगा हुआ है ऑलरेडी, और यहां पे आप दिखा दीजिए ये अल्कलाइन मीडियम में होता है। अब ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, अब इसका अगर आप कपलिंग करते हैं तो N डबल बॉन्ड N, और इस प्रकार से ये जो है रिंग रहेगा। रिंग पे पारा पोजीशन पे यहां पे कौन है, मिथाइल है। इस प्रकार से होता है। ये बीटा नेप्थॉल के साथ जो रिएक्शन करके डाई बनाता है वो रेड कलर का डाई होता है, ठीक है। रेड कलर का डाई होता है, कहीं कहीं पे लिखा हुआ आपको मिलेगा रेड डाई, कहीं पे लिखा होगा ऑरेंज डाई। तो जब भी डाई से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, तो ध्यान रखिएगा डाई तभी बनता है जब आपको रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बने। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कब बनेगा, जब आपको प्राइमरी एरोमेटिक एमीन होगा। यहीं पे मैं आपको बताते चलूं, आप बोलोगे कि सर सेकेंडरी में क्या होता है, थोड़ा हमको बता दीजिए, क्या सेकेंडरी वाला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बना सकता है? तो मैं बोलूंगा नहीं। अब देखिए कि आखिरकार सेकेंडरी हम लोग लेते हैं तब इसके केस में क्या हो सकता है, ठीक है। तो केस ऑफ आप लिख सकते हो सेकेंडरी, केस ऑफ सेकेंडरी एलिफैटिक और एरोमेटिक एमीन, इसमें दोनों में सेम केस होता है, इसलिए एक साथ ले लिया। चाहे आप ले सकते हो एलिफैटिक, चाहे ले सकते हो एरोमेटिक, दोनों ही केस में। अब आप देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कि मान लीजिए एलिफैटिक लेते हैं तो R2NH ये 2 डिग्री हो गया, और NaNO2 प्लस HCl रिएक्शन करके एक्चुअल में क्या बनाता है, नाइट्रस एसिड। तो जब आप इसका नाइट्रस एसिड यानी कि NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करते हो ना 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो एक्चुअल में सिंपल आप यहां से वाटर निकाल देना, ठीक है, H2O निकाल देना। और H2O निकालने के बाद ये जो फॉर्मेशन करता है R2N एंड N डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं N नाइट्रोसो एमीन कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसा होता है, तो N नाइट्रोसो एमीन जो होता है येलो कलर्ड इनसॉल्युबल ऑयली लिक्विड होता है, ये सब ठीक है। येलो कलर्ड इनसॉल्युबल लिक्विड होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एन नाइट्रोसेशन कहते हैं। तो पूछेगा कि एन नाइट्रोसेशन किसका होता है, नाइट्रस एसिड के साथ, तो आप कहना
2 डिग्री एमीन का होता है। इसी प्रकार से देखिए सेम टू सेम यहां पे 2 डिग्री के केस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता ही नहीं है। तो जो आपको 2 डिग्री वाला केस दिया हुआ है ना, वहां पे तो कपलिंग होने की बात ही नहीं है, कपलिंग रिएक्शन होगा नहीं, तो एक्चुअल में वहां पे डाई बनेगा नहीं। उसी प्रकार से अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए ये R ले लेते हैं, यहां पे OH, ये भी देखिए तो 2 डिग्री है लेकिन एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक है तो इसका भी अगर हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ध्यान से देखिएगा ये 2 डिग्री एमीन है, तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोसेशन होगा, और नाइट्रोसेशन होगा तो H2O बाहर कर देते हैं। अब H2O अगर हम लोग बाहर करते हैं तो इसके केस में क्या फॉर्मेशन करने वाला है, N, और यहां पे R रख लेते हैं, तब ना होगा 2 डिग्री, तो ये भी हो गया N नाइट्रोसेशन। आप देख सकते हो, तो चाहे 2 डिग्री में अगर आपको एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों ही केस में होता है N नाइट्रोसेशन होता है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, N नाइट्रोसो N एल्काइल, इसको कहते हैं N नाइट्रोसो N एल्काइल, एनिलीन कहते हैं, ठीक है। और ये भी कैसा होता है, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। सुनो, जो भी यहां पे दिया हुआ रहेगा आपको नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन, उसमें से एक H+ निकालिएगा और नाइट्रस एसिड से OH- निकालिएगा, वाटर निकाल करके बस N डबल बॉन्ड O को ऐड कर देना है, ठीक है। ये भी जो होता है एक्चुअल में वो भी होता है येलो कलर्ड ऑयली इनसॉल्युबल लिक्विड होता है, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री में एलिफैटिक हो चाहे 2 डिग्री में एरोमेटिक हो। समझ गए कि एलिफैटिक में अल्कोहल बनता है, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, 2 डिग्री में N नाइट्रोसो एमीन और N नाइट्रोसो N एल्काइल एनिलीन का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए केस ऑफ अगर हम लोग लेते हैं यहां पे कि टर्सरी में क्या बन जाता है, वो भी देख लीजिए। टर्सरी एरोमेटिक एमीन, तो अगर आपको यहां पे दिया हुआ है इस प्रकार से क्वेश्चन कि जो एक केस दिया हुआ था फर्स्ट वाला कि रिंग के ऊपर N के ऊपर CH3 का होल 2, तो ऐसा कंडीशन जहां कहीं भी दिया हुआ है, जैसे कि ये मान लीजिए दिया हुआ है हम लोगों को N CH3 का होल 2, ये कैसा है 3 डिग्री है और कैसा है एरोमेटिक है। तो इसका रिएक्शन अगर हमको नाइट्रस एसिड यानी कि NaNO2 प्लस HCl अगर दिया हुआ है, ठीक है, एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो अब हम लोगों को क्या है, अब हम लोगों को ऐसा है कि यहां पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो अब हाइड्रोजन जब इसके केस में नहीं है तब होता क्या है बच्चों, ये आप देखो CH3 का होल 2 N और नाइट्रोसेशन इसका एक्चुअल में होता है पारा पोजीशन पे, और ये पारा पोजीशन पे इसका नाइट्रोसेशन कैसे करोगे, तो यहां पे जो नाइट्रस एसिड में OH- है, ये OH- और पारा पोजीशन से एक H+ निकलेगा, और वो H+ निकलने के बाद ये CH3 का होल 2 N, और इसके बाद आप इसमें रिंग के पारा पोजीशन पे कौन लगाओगे, N डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पारा नाइट्रोसो NN डाई मिथाइल एनिलीन कहेंगे। तो जब आपको दिया हुआ है इस प्रकार से टर्सरी एरोमेटिक एमीन, तो एक्चुअल में क्या होता है यहां पे होता है पारा नाइट्रोसेशन होता है, ठीक है। इसलिए यहां पे भी कपलिंग रिएक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं कि केस ऑफ टर्सरी एलिफैटिक एमीन, तो अगर आप एलिफैटिक एमीन लेते हो अब तब क्या होता है वो आप देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके केस में कुछ ये हो जाता है कि मान लीजिए CH3 का होल 3 N, अब यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो जब इसके केस में अब हाइड्रोजन नहीं है और ये एक नाइट्रस एसिड है, तो देखिए ये नाइट्रस एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन भी है इसके पास, तो अब इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद CH3 का होल 3 NH पॉजिटिव चार्ज O- NO, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्राई मिथाइल अमोनियम
नाइट्राइट, ये सॉल्ट बना देता है, ठीक ना। तो ये अलग अलग एमीन के केस में ध्यान रखिएगा। तो जब भी यहां पे डाई बनाने की बात करें, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करके कपलिंग करने की बात करें, तो वहां पे ध्यान रखिएगा प्राइमरी एरोमेटिक एमीन ही लेना है आपको। समझ में आ गया आप लोगों को। तो वो जो दिया हुआ था थर्ड ऑप्शन में, जिसमें कि रिंग के साथ एक NH2 था, अब पारा पे मिथाइल था, तो NH2 पहले कन्वर्ट होगा NaNO2 प्लस HCl के साथ डाइजोनियम सॉल्ट में, और वो डाइजोनियम सॉल्ट बीटा नेप्थॉल के साथ कपलिंग करके रेड कलर का डाई का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 40 में, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन भी एक बहुत ही आसान एक दिया हुआ है पॉलीमर से। ओके, कह रहा है कि नाइलॉन 66N पॉलीथीन क्या है, उसके बारे में दिया हुआ है। एक तो जैसा कि दे रहा है कि कोपॉलीमर बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स ये नहीं है, आप लोगों को पता होनी चाहिए ये नाइलॉन 66 बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। सबसे पहले तो वो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये एक सिंथेटिक फाइबर है। जैसा कि आप लोग जानते हो ये सिंथेटिक फाइबर है, तो बायोमोलिक्यूल्स नहीं है। अब ये नाइलॉन 66 का आप लोग जानते हो कि नाइलॉन 66 का मोनोमर्स क्या होता है। तो इसका जो एक्चुअल में मोनोमर्स होता है उसको देखिए, इसमें NH2 CH2 का होल 6 NH2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हेक्सा मिथाइलिन डाई एमीन बोलते हैं, ठीक है। तो हेक्सा मिथाइलिन डाई एमीन एक हो गया। उसके बाद एक होता है इसका कौन सा, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो आप देख सकते हो ये कंडेंसेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, ये कंडेंसेशन का एग्जांपल है, क्योंकि आप जानते हो कंडेंसेशन किसको कहते हैं, जिसमें कि कुछ एलिमिनेट हो, जैसे वाटर HCl, कुछ भी वहां से एलिमिनेशन होता हो, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, या फिर आप जानते हो कि आप स्टायरीन वगैरह डेकारोन जिसको कहते हो वो बनाते हो, ये सब कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। जैसे कि OH माइनस निकलेगा यहां एडिपिक एसिड से, इसका नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं एडिपिक एसिड कहते हैं। तो एडिपिक एसिड में से आप OH माइनस निकालोगे और एमीन से आप निकालोगे H+। उसी प्रकार से फर्दर इस साइड से कौन आएगा, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, तो यहां से निकालोगे OH माइनस और एमीन जो आएगा उससे H+ निकालोगे। उसी प्रकार से यहां से एमीन से निकालोगे H+, और आप फर्दर वहां पे जो आएगा यहां पे एडिपिक एसिड, तो उस एडिपिक एसिड से OH माइनस निकालोगे। तो यहां स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है नाइलॉन 66 का। तो नाइलॉन 66 का जो स्ट्रक्चर बनेगा एक्चुअल में वो ऐसा बनेगा NH, अब इसके बाद CH2 का होल 6, उसके बाद हो जाएगा NH, उसके बाद हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, अब फिर इसमें क्या होगा CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड O का होल N। यहां भी इसका कितना मॉलिक्यूल लेना है, N मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है। इसका भी N मॉलिक्यूल लेना है, तो होल N कर देना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग नाइलॉन 66 कहते हैं। नाइलॉन 66 कैसे बनता है, कंडेंसेशन, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो ओवरऑल लॉस किसका हुआ है, वाटर का हुआ है, तो जिसमें कुछ लॉस होता है। तो जानते हो नाइलॉन 66, नाइलॉन 6 डेकोरॉन, ये सब जो फॉर्मेशन हो रहा है ये एक कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये कंडेंसेशन तो हो ही गया। अब इसमें देखते हैं एक दिया हुआ था पॉलीथीन की, पॉलीथीन क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीथीन का आप जानते हो कि मोनोमर्स क्या होता है, पॉलीथीन का जो मोनोमर्स होता है वो होता है क्या, इथीन, ठीक है। तो इथीन इसका मोनोमर्स हो गया। तो अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर आप कहते हो एल्का डाइइन होता है या एल्कीन होता है, वहां पे कौन सा होता है, इसमें होता है एक्चुअल में एडिशन पॉलीमेराइजेशन होता है, ठीक है। तो आप गौर से देखिएगा एनसीईआरटी में जाकर के, सब बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जामिनेशन के लिए कि कंडेंसेशन कहां कहां होता है, एडिशन कहां कहां होता है। तो कंडेंसेशन जहां पे कुछ लॉस हो रहा है, एडिशन जहां पे कुछ लॉस नहीं हो रहा है, सिंपल सारे के सारे यहां पे ऐड हो गए हैं। तो सारे यूनिट अगर ऐड हो रहे हैं इसको कहेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन है। इसी को हम लोग कह देते हैं कि ये एक क्या हो गया, पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो पॉलीथीन बना है एडिशन पॉलीमराइजेशन से।
जबकि नायलॉन 6 जो होता है वो फॉर्मेशन किससे किया है, वो फॉर्मेशन किया है कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन से। इसको एक बार आप अच्छे से थोड़ा एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा अलग करके, ठीक है। तो सिंपल सा इसका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, वो सही है। नायलॉन 6 कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, और इथिन जो बन रहा है, इथिन से जो पॉलीथीन बन रहा है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। बहुत सारे बच्चों को फर्स्ट ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ था कि को पॉलीमराइजेशन तो है ही, लेकिन वो बायोमॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। अब देखिए एक नेक्स्ट कर रहा है 42 नंबर में क्या, कि इफ डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर, डाइक्लोरोमीथेन हम लोग किसको कहते हैं, डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं CH2Cl2 को, इसी को कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। ये कहा जा रहा है डाइक्लोरोमीथेन एंड वाटर, ये जो वाटर है तो दोनों मिक्स है, एक दूसरे के साथ मिक्स है। आर यूज्ड फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप देखिए ये कभी भी दोनों एक दूसरे के साथ तो घुलेगा नहीं, आप जानते हो कि मिसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नहीं, तो ये जो डाइक्लोरोमीथेन है ये इसमें तो मिसिबल होगा नहीं, घुलेगा नहीं। और उसके बाद आप जानते हो कि इसका डेंसिटी क्या है, मोर डेंसिटी है, ये ज्यादा डेंसर है इसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में इसका डेंसिटी ज्यादा है। तो जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे फनल में, तो सेपरेट करने वाला जो यहां पे हम लोग फनल लेंगे उसमें क्या होगा, ये डाइक्लोरोमीथेन उसमें नीचे बैठ जाएगा ना, डाइक्लोरोमीथेन नीचे की तरफ आ जाएगा पूरी तरह से, और वाटर कहां रहेगा, वाटर रहेगा बिल्कुल ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। ऊपर में रहेगा क्या, वाटर रहेगा, और नीचे कौन सा रहेगा, डाइक्लोरोमीथेन रहेगा। क्यों रहेगा, सिंपल से देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो घबराना नहीं है कि हमने कभी इसको पढ़ा ही नहीं, कैसे बनाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे कि ऑप्शन जो दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए कि क्या डाइक्लोरोमीथेन वाटर में सॉल्युबल होगा, तो नहीं होगा। अगर सॉल्युबल नहीं होगा तो ये दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो वो जो सेपरेटिंग फनल है उसमें वो कहां होगा, क्या वाटर ऊपर होगा कि डाइक्लोरोमीथेन ऊपर होगा, यहां पे सोचने वाली बात है। तो जो ज्यादा डेंसर है, तो जिसका डेंसिटी ज्यादा है, तो किसका डेंसिटी ज्यादा है, डाइक्लोरोमीथेन का, वो कहां रहेगा, नीचे रहेगा। तो मोर डेंसिटी है तो ये नीचे रहेगा, और ये क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। सिंपल सी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, 44 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें इस सेट 1 का, तो व्हिच वन ऑफ द टू आयोडीन एटम विल बी मोर रिएक्टिव इन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। सिंपल सी बात है, आराम से देखिए इसको। ये एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता देता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअल में केस क्या है। ओके, तो एक मैं आपको केस बताता हूं, केस ऑफ बीटा अनसैचुरेशन, ठीक है, कि केस ऑफ बीटा अनसैचुरेशन क्या होता है ये समझ जाइएगा तो SN1 SN2 कहां पे ज्यादा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी गलत नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोगों को दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 एंड I, ओके, और सेकेंड में दिया हुआ है CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड I। ध्यान से देखिएगा, अगर हमको इसमें पहले SN1 निकालना है तो SN1 निकालने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने बीटा अनसैचुरेशन क्यों कहा, क्योंकि जहां लिविंग ग्रुप है उसको अल्फा कहेंगे, अल्फा के बाद वाले कार्बन को बीटा कहेंगे। अगर SN1 देखें तो SN1 के लिए तो आप कार्बोकैटायन बना करके देख लीजिए, यहां पे कार्बोकैटायन बनाइएगा, और इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। इसमें आप अगर शिफ्टिंग भी कर लेते हो ना, तो शिफ्टिंग भी करने के बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा नहीं, लेकिन यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन होगा। उसी प्रकार से अगर आप देखें ए वाले में, तो ये है अल्फा, ये क्या है, बीटा है। ओके, ये केस ऑफ बीटा अनसैचुरेशन है, लेकिन इसके केस में ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, ये बीटा अनसैचुरेशन नहीं है, ये हो गया जस्ट लाइक इसके जैसा केस। ओके, और यहां पे बीटा अनसैचुरेशन है। आप कहोगे यहां पे जहां आयोडीन लगा हुआ है वहां से निकलेगा अगर आयोडीन तो बनेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। इसलिए आप जानते हो कि रेट ऑफ SN1 अगर बात किया जाए तो रेट ऑफ SN1 किसका होगा, सेकेंड का ज्यादा होगा फर्स्ट से। तो ड्यू टू बीटा अनसैचुरेशन, ठीक है, ड्यू टू बीटा अनसैचुरेशन रेट ऑफ SN1 क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू। इसलिए SN1 का रेट किसका ज्यादा होगा, सेकेंड का ज्यादा होगा, किससे,
फर्स्ट से। इसी प्रकार से अगर यहां देखें क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर हम आयोडीन यहां से निकालते हैं तो ये अल्फा पे बनेगा कार्बोकैटायन, वो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। लेकिन यहां बनाएंगे तो फिर से शिफ्टिंग वगैरह करना पड़ेगा, तब जाकर के भले इसको रीअरेंजमेंट करके ला सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम कार्बोकैटायन वहां जो बनेगा वो तो ज्यादा स्टेबल नहीं बनने वाला है। तो एट ए टाइम जहां से आयोडीन हटा रहे हो वहां से रीअरेंजमेंट करने के बाद आप मत कंपेयर करो, ठीक है। जहां पे लगा हुआ है वहीं पे आप हटा करके कंपेयर करोगे, तो यहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। यानी कि अगर हम लोग SN1 की बात करें तो ये A का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा B से, ठीक है। A का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा B से, क्योंकि A है बीटा अनसेचुरेशन। ड्यू टू बीटा अनसेचुरेशन रेट ऑफ SN1 एंड SN2 बोथ इंक्रीजेज। अब देखिए यहां पे क्यों इंक्रीज करता है SN2, ये भी मैं बताता हूं। तो ये भी है बीटा अनसेचुरेशन, तो जहां कहीं भी बीटा अनसेचुरेशन मतलब जहां लिविंग ग्रुप है उसके बगल में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको कहते हैं बीटा अनसेचुरेशन। तो ड्यू टू बीटा अनसेचुरेशन रेट ऑफ SN1 एंड रेट ऑफ SN2 बोथ इंक्रीजेज। पहले तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं समझाता हूं ऐसा क्यों होता है कि SN2 का भी रेट बढ़ जाता है। लेकिन पहले आप यहां पे लिख लोगे कि ड्यू टू बीटा अनसेचुरेशन रेट ऑफ SN1 एंड SN2 रेट ऑफ SN1 एंड SN2 इंक्रीजेज। दोनों का रेट यहां से इंक्रीज कर जाता है। अब देखिए इसमें ऐसा क्या होता है कि SN2 का भी रेट क्यों बढ़ जाता है बीटा अनसेचुरेशन के कारण, तो उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। ओके, आप ये जानते हो कि SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, SN2 में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट से जब रिएक्शन होगा तो एक तरफ से लिविंग ग्रुप निकलना स्टार्ट करता है, एक तरफ से लिविंग ग्रुप निकलना स्टार्ट करता है और दूसरे तरफ से यहां पे क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करना स्टार्ट करता है। तो इस कार्बन पे अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसको कहते हैं, जो यहां से निकल रहा है डेल्टा माइनस, यहां पे अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अगर मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो मैग्नीट्यूड अगर बढ़ जाता है तो यहां अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। आप देखोगे तो अगर जो बी वाला जो आयोडीन है उसके रिस्पेक्ट में इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पे देखोगे जो ए वाला आयोडीन है, इस ए वाले आयोडीन जहां अटैच्ड है उसके रिस्पेक्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस जब इसका कम है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, डिस्टेंस इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नजदीक है इससे, यहां डिस्टेंस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बी वाले आयोडीन से ज्यादा है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होगा। लेकिन ये नजदीक है तो ज्यादा विथड्रॉ कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो उसके साथ अट्रैक्शन फास्ट हो जाएगा। तो अट्रैक्शन फास्ट होगा जिसके कारण कि यहां पे क्या फॉर्मेशन करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 NU, ये फास्ट यहां पे रिएक्शन होगा। बात समझ जाइए। तो जितना नजदीक रहेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन उसका उतना ही फास्टेस्ट होगा, ठीक है। तो ड्यू टू बीटा अनसेचुरेशन, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू बीटा अनसेचुरेशन रेट ऑफ SN1 एंड रेट ऑफ SN2 बोथ इंक्रीजेज। एक और मैं आपको रीजन बता देता हूं कि बीटा अनसेचुरेशन के कारण आखिरकार यहां पे क्यों रेट ऑफ SN2 बढ़ता है। तो SN2 में क्या होता है, एक तरफ से लिविंग ग्रुप का निकलना, दूसरे तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना साइमल्टेनियसली होता है। यहां पे डेल्टा माइनस, यहां पे डेल्टा माइनस ये है। अब यहां पे क्या होगा, डेल्टा प्लस। आप जानते हो कि sp2 का, सॉरी, यहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है SN2 का, उस SN2 के ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। आपसे कोई पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2, sp2 होता है। जब sp2 होता है तो एक p यहां पे क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड, वही एक p जो अनहाइब्रिडाइज्ड है वो इसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उसी परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल में जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है उसमें लाई करता है अभी ये जो नेगेटिव चार्ज है, आयोडीन अभी पूरी तरह से निकला नहीं है और न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से अटैच नहीं हुआ है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वही यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। तो ए वाले में देखो, ए वाले में जस्ट बगल में दिया हुआ है वहां पे, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, ए वाले में कंजुगेटेड पोजीशन पे है
आयोडीन, ठीक है। इसलिए वहां पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ए वाले में जो आयोडीन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, तो कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2H रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ओके, तो बस इतना आप ध्यान रखिएगा ना कि जहां कहीं भी ऐसा सिचुएशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि जहां ये आयोडीन है उसके रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे, कौन सा पोजीशन पे, बस आपको ध्यान रखना है कि बीटा पोजीशन पे इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये देख रहे हो, ये अल्फा, ये बीटा, और इसके केस में ये अल्फा, ये बीटा, इसको कहेंगे हम लोग क्या, इसको कहेंगे बीटा अनसेचुरेशन, ठीक है। तो ड्यू टू बीटा अनसेचुरेशन रेट ऑफ SN1 एंड रेट ऑफ SN2 बोथ आर इंक्रीजेज। यहां पे कहेंगे कि SN1 क्यों इंक्रीज करता है, तो बिकॉज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। SN2 क्यों इंक्रीज करता है, इसका दो रीजन, एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसके नजदीक है, ये जो ए वाला आयोडीन है इसके नजदीक है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यहां पे डेल्टा प्लस जनरेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन फास्ट होगा। दूसरी बात कहते हैं कि यहां पे इसके ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसलिए यहां पे एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है उसमें जो नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है वो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है। इसमें जो प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है वो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड हो जाएगा, तो यहां पे जो बनेगा ट्रांजिशन स्टेट वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ। यहां जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा। तो ड्यू टू बीटा अनसेचुरेशन रेट ऑफ SN1 एंड रेट ऑफ SN2 बोथ आर इंक्रीजेज। तो ये इतना क्वेश्चन हम लोगों का आज जो था वो सेट 1 का था। उम्मीद करता हूं आपको कुछ इससे मदद मिला होगा। अगले सेट में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप प्रत्येक दिन इस पे आप थोड़ा सा टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, आपके लिए तब तक यहां पे जितना क्वेश्चन को कराया गया है आप एनसीईआरटी से उसको खोजने की कोशिश करिए, रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। ओके, तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अच्छे से रिवाइज करके पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।